जय हिंद। देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो ना, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। देखिए फ्रेंड्स, ये इंडियन पॉलिटी समझनी है ना, इंडियन पॉलिटी समझनी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत है ना फ्रेंड्स। ये लक्ष्मीकांत के 6th रिवाइज एडिशन है। 6th रिवाइज एडिशन की ये लेटेस्ट एडिशन है ना फ्रेंड्स। अगर आपके 6th एडिशन होगा ना आपके पास, आप 6th एडिशन भी पढ़ सकते हैं। बस अपने पास हार्ड कॉपी ज़रूर रखिए, हाईलाइटर रखिए, जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना वहाँ जाके आप इजीली हाईलाइट करके बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी होगा, क्योंकि इस किताब को एक बार पढ़ने के बाद कई बार रिवीजन करना होगा फ्रेंड्स। रिवीजन करने से क्या होगा, आपको आगे भूलेंगे नहीं, है ना फ्रेंड्स। ये है पार्ट 2 किसके साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 1 में मैंने कुछ पॉइंट्स कंप्लीट किया था, पिछली वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मैंने अपलोड कर चुके हैं ना फ्रेंड्स। अब ये है पार्ट 2 ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पार्ट में हम जो कुछ बचते हैं इस चैप्टर्स के वो कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो और जीएस पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर्स बचते हैं ना, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका 10 पॉइंट तक मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम 11 पॉइंट से करेंगे जो है सेक्युलर स्टेट। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा संविधान है ना फ्रेंड्स, संविधान स्टैंड करते हैं किसको, सेक्युलर स्टेट को। यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं कि कोई कंट्री के डिस्कस कर रहे हैं, स्टेट कोई इस राज्य के डिस्कस कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। स्टेट का मतलब हुआ कंट्री। अगर आप पॉलिटी उठा के देखेंगे ना, स्टेट बनाने के लिए यानी कोई कंट्री बनाने के लिए 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत होता है। फर्स्ट टेरिटरी, सेकंड गवर्नमेंट, थर्ड पॉपुलेशन आबादी, एंड फोर्थ सॉवरेनिटी है ना। इंटरनल सॉवरेन होना चाहिए और एक्सटर्नली सॉवरेन होना चाहिए उस कंट्री को। दैट मीन्स स्टेट बनाने के लिए, किसी भी कंट्री को हमें बनाने के लिए 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत होते हैं। वो हम किसी बात के वीडियोस में देखेंगे जब हम किसी है ना पॉलिटिकल जब पढ़ाएंगे ना एनसीईआरटी के, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेक्युलर स्टेट। स्टेट क्या होता है ना फ्रेंड्स। इसका मतलब हुआ हमारा जो संविधान है ना वो किसके ऊपर स्टैंड करता है, सेक्युलर स्टेट के अंदर। इसका क्या मतलब हुआ भाई कि हमारा कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है एज एन ऑफिशियल रिलीजन, है ना। कोई पर्टिकुलर रिलीजन एज ऑफिशियल लैंग्वेज रिलीजन नहीं है हमारे कंट्री के अंदर, कि भाई कोई ऑफिशियली धर्म नहीं है हमारे संविधान के अंदर, है ना। क्यों, द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। कि भाई यहाँ पे कुछ प्रोविजंस लिखा हुआ है, मैं एक एक पॉइंट करके डिस्कस करूँगा। इससे हमें रिवील होता है हमारा सेक्युलर कैरेक्टर। पहला पॉइंट क्या लिखा है फ्रेंड्स, कि जो सेक्युलर शब्द है ना, इसको ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसको आप याद रखिए, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भाई सेक्युलर वर्ड जो है ना टर्म, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया था। तो आपको लिखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये हुआ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पॉइंट, याद रखिए आप इसको। जो हमारा प्रियम्बल है ना फ्रेंड्स, प्रियम्बल हमारे सारे नागरिकों को, हमारे सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को लिबर्टी फ्रीडम देते हैं। किन चीज़ों में, बिलीव, अपने बिलीव के ऊपर, फेथ के ऊपर, इन वर्शिप के ऊपर। ये हुआ सेकंड पॉइंट। ये हमें जाके आप प्रियम्बल पढ़ना है ना, वहाँ पे अच्छे से हमें डिस्कस करना है ना, अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है ये सारे जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ आपको, कि भाई हमारा स्टेट जो है ना, हमारा कंट्री किसी को भी डिनाई यानी इनकार नहीं करते हैं किसके ऊपर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। इन सारे जो हमारे सिटीजन्स हैं ना वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, कि कानून के आगे सब बराबर है। ये लिखा है आर्टिकल 14 में। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, है ना, कि भाई रिलीजन के हिसाब से किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। आर्टिकल 15, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जैसे आप सरकारी नौकरी ढूंढते हैं ना, वहाँ पे हर किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं ना। आर्टिकल 16, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate any religion, है ना। आपको फ्रीली प्रोफेस करने का अधिकार है, प्रैक्टिस करने के अधिकार है, प्रोपोगेट एनी रिलीजन करने के अधिकार है। प्रोपोगेट एनी रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती कर सकते हैं ना। ये लिखा है आर्टिकल 25 में।
एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी इट्स ऑफ एनी इट्स सेक्शंस शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स, कि अपना अपना रिलीजियस अफेयर को आप मैनेज कर सकते हो। ये लिखा है 26 में आर्टिकल, कि भाई आप किसी को टैक्स दे के अपना रिलीजन प्रोमोट नहीं कर सकते ना, कि पैसे वैसे दे के ना। ये है लिखा है आर्टिकल 27 में, कि भी अगर कोई गवर्नमेंट का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे जाके आप अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, कि भाई अपने धर्म के इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। ये है आर्टिकल 28 में। हर सिटीजन्स को, हर इंडिया के सिटीजन्स को अपने आप राइट है कि अपना कंजर्व कर सकते हैं अपने लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को। 29, हर माइनॉरिटीज़ को है ना, ऑल इंडियन माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो एक्स्टेब्लिश कर सकते हैं अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, है ना, और उसके ऊपर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये लिखा है आर्टिकल नंबर 30 में। स्टेट शैल इंडेवर टू स्क्वेयर, है ना, मतलब स्टेट स्क्वेयर करते हैं हर भारत के नागरिकों को किससे, यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ये हुआ आर्टिकल 44। अब ये जो मैंने कुछ टर्म्स आपके साथ डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, ये है अपने आप में एक टॉपिक है नेक्स्ट के वीडियो में, है ना, वहाँ पे हम अच्छे से पढ़ना है। जैसे हुआ प्रियम्बल हुआ, राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हुआ। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना भाई फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें अच्छे से डिस्कस करना है। ये हुआ कुछ पॉइंट। बट यहाँ पे हमें समझने वाली चीज़ क्या है, जो सेक्युलरिज्म है ना फ्रेंड्स, वेस्टर्न के कंट्रीज़ में है ना, अगर आप वेस्ट में चले जाएंगे ना, वेस्ट में क्या है कि जो रिलीजन और स्टेट है ना वो अलग थलग है ना, कि स्टेट अपना अपना काम करते हैं और रिलीजन अपने हिसाब से काम करते हैं। बट ये नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों नहीं रखा? क्यों? इसलिए नहीं रखा कि भाई अगर हमें किसी रिलीजन को अलग करना होगा, है ना, फिर वहाँ पे फिर बहुत कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए है हमारा कंट्री एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है ना, कि यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। दैट इज़ वाई हमारे यहाँ पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग नहीं कर सकते, है ना। फॉर एग्जांपल आपने किसी रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया, तो वहाँ पे मतलब कंट्री में फिर वो बहुत सारे ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है। दैट इज़ वाई हमारा कंट्री एक मल्टी रिलीजियस है। इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रिलीजियस और पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया। अगर आप वेस्ट में चले जाएंगे ना, पॉलिटिक्स अपने जगह पे है और रिलीजियस अपने अपनी जगह पे है। यहाँ पे लिखा है ना आपकी किताब में, द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म कनोट्स ए कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन द चर्च का मतलब हुआ रिलीजन, एंड द स्टेट द पॉलिटिक्स, है ना। पॉलिटिक्स एंड चर्च को वहाँ पे बिल्कुल अलग सेपरेट की गई है। बट हमारे अगर कंट्री के हिसाब से देखेंगे ना, इंडिया के हिसाब से सेक्युलरिज्म इज़ इन नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज़ इन एप्लीकेबल इन द इंडियन सिचुएशन वेयर द सोसाइटी इज़ मल्टी रिलीजियस, है ना, मल्टी रिलीजियस यहाँ पे। Hence, the Indian Constitution embodies the positive concept of secularism, giving equal respects to all religion और protecting all religion equally। कि यहाँ पे हमारे संविधान के अंदर क्या है ना, हम हर धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, एंड प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन इक्वली, है ना। हर रिलीजन को, सारे रिलीजन को, जितने भी हमारे यहाँ रिलीजन्स हैं सारों को हम क्या देते हैं, एक रिलीजन इक्वली। ये हुआ आपके कुछ पॉइंट्स। बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ चीज़ों को एबॉलिश किया, जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जब देश जो है ना ब्रिटिशर्स के अंदर थे, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, कम्युनली डिवाइड करके लोगों को, कि भाई इतने धर्म के लोग वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जाएंगे। इन चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ख़त्म की गई। जो हमें मतलब सीट अलग अलग रिजर्वेशन देते थे, कि भाई हिंदू के जाएंगे भी, या मुस्लिम्स के वहाँ जाएंगे, या जैन्स के जाएंगे, या सिख के जाएंगे, है ना। इस तरह से जब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किया ना अंग्रेज़ों ने, इस चीज़ को किया ख़त्म। एंड टेम्पोरेरी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू इंश्योर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू देम। बट हमारे संविधान के अंदर SCs एंड STs को सीट दी गई है। क्यों? क्योंकि वो मतलब लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जब ये होता था ना, उनको अपलिफ्ट के लिए इनको रिज़र्व रखा सीट अलग अलग भागों में, जैसे संसद हुआ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ, इस तरह से रखा हमारे इन SCs और ST भाइयों को सीट। ये हुआ सेक्युलर स्टेट एक फीचर्स। इसके बाद है भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स राइट टू वोट। अब इसमें क्या बोल रहे थे भाई, देखो, यूनिवर्सल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज
एज ए बेसिस ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि इलेक्शन हो कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा यानी पार्लियामेंट के अंदर, है ना, संसद के अंदर। एवरी सिटीज़न, वो वाले सिटीज़न हमारे भारत के वो वाले नागरिक जो 18 साल से नीचे है या 18 साल से ऊपर है, उनको क्या दिया? राइट टू वोट। मीन्स आप जाके वोट दे सकते हैं ना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव नहीं है किन चीज़ों में? कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन। अगर आप किसी दूसरे कास्ट से बिलोंग करता है कि नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप उस कास्ट से आप वोट नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। रेस से भी कोई नहीं है, रिलीजन से भी कोई वास्ता नहीं है, सेक्स से भी कोई वास्ता नहीं है कि भाई आप मेल है कि फीमेल है, लिटरेसी पढ़े लिखे है कि अनपढ़े, कोई कुछ भेदभाव नहीं है। हर कोई जाके वोट दे सकते हैं जो 18 साल से ऊपर है। दैट मीन्स राइट टू वोट। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, इसमें क्या किया ना फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है कि भाई जो 21 साल पहले, इससे पहले क्या होता था, 21 साल तक थे कि अगर आप 21 साल से ज़्यादा होगा ना तब जाके आप वोट कर सकते थे। बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 होना, उसमें क्या हुआ, 21 साल को कम करके कहाँ रखा? 18 ईयर्स, है ना। 18 ईयर्स, अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर है ना, आप जाके वोट कर सकते हैं। क्यों इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने संविधान के अंदर डाल दिया? क्यों? यहाँ लिखा है वास्ट साइज ऑफ द कंट्री हमारा इतना बड़ा है ना फ्रेंड्स, आप देखिए नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कितना बड़ा कंट्री है ना, वास्ट हमारा कंट्री बहुत बड़ा है। इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, है ना, बहुत ज़्यादा आबादी, बहुत ज़्यादा है। हाई पॉवर्टी, गरीबी तबके बहुत ज़्यादा थे, हाई लेवल के गरीबी थे। सोशल इनइक्वालिटी, है ना, समाज में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। अब सबको इक्वली रखने के लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को डाल दिया, है ना। एंड ओवरवेलमिंग इलिटरेसी, तब अगर आप जाके देखेंगे ना, जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडोप्ट किया है ना, तब बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी, है ना। दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिया। क्या क्या था, मैं आपसे अगर पूछूं तो कि भाई वास्ट साइज ऑफ द कंट्री बहुत ज़्यादा बड़ा था, ह्यूज पॉपुलेशन, है ना, बहुत ज़्यादा आबादी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, है ना, ओवरवेलमिंग इलिटरेसी बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडोप्ट किया। ये हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब आपकी किताब में और कुछ लास्ट पॉइंट में कुछ अच्छा पॉइंट लिखा है ना, ये आपको पढ़ना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या होता है? डेमोक्रेसी, जो हमारा लोकतंत्र है ना भाई, ये होता है ब्रॉड बेस। ये मतलब आपने समझा होगा ना, ब्रॉड बेस्ड मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला ना, ये सोच के डाला कि इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी जो है ना वो मतलब वो फैल जाता है ना, हर किसी को समझ आ जाता है डेमोक्रेसी है क्या, हर किसी को बोलने के अधिकार होता है, अपने हिसाब से वोट देने के अधिकार होता है। दैट मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डालने का ये मतलब था। एनहेंस द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ कॉमन पीपल, अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये चीज़ें इनेबल्स माइनॉरिटीज़ टू प्रोटेक्ट, माइनॉरिटीज़ को अपना प्रोटेक्शन भी दे देते हैं, है ना, देयर इंटरेस्ट एंड ओपन्स अप इन न्यू होप्स एंड विस्टार्स फॉर वीकर सेक्शन, है ना। हर कोई वीकर सेक्शन, अगर आप नीचे की समाज के अगर देखेंगे, ऊपर हर कोई जाके वोट दे सकते हैं ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दैट मीन्स इससे क्या हुआ, सिंपल सी डेमोक्रेसी को भी ब्रॉड बेस मिला, कॉमन ब्रदरहुड हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगी। दैट इज़ वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया। दिस इज़ द 12th पॉइंट ऑफ साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब 13 पॉइंट है भाई सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप में क्या है ना फ्रेंड्स, कि अगर आप यूएस में चले जाएंगे ना फ्रेंड्स, दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंट्री है तो फेडरल है ना, बहुत सेंटर इन द स्टेट, बट हमारे यहाँ सिटीज़न एक मिलेंगे आपको, वो है इंडियन सिटीजनशिप, है ना। अगर आप यूएस में चले जाएंगे ना फ्रेंड्स, वहाँ पे दो सिटीजनशिप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बट ए सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट टू विच ही बिलोंग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सिटीजन होगा यूएस के, कोई आदमी होगा वो टेक्सास से होगा, आप मान के चलो टेक्सास से होगा, है ना, या साउदर्न न्यू इंग्लैंड से होगा, या डकोटा से होगा, कहीं से भी होगा, है ना, वहाँ के स्टेट भी इसको एक ये सिटीजनशिप देते हैं और नेशनल सिटीजनशिप भी। दैट मीन्स यूएस सिटीज़न। दैट मीन्स अगर आप कोई यूएस के नागरिक को पूछेंगे ना आपको कितने सिटीजनशिप है, वो बोलेंगे 2 सिटीजनशिप है। दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड द नेशनल सिटीजनशिप। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट इन विच
they are born or reside enjoy the same political and civil rights of citizenship all over the country and no discrimination is made between them. हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कहीं से भी हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, जम्मू कश्मीर से हो, चाहे पंजाब से हो, हिमाचल से हो, चाहे राजस्थान से हो, आप कहीं पे भी जाओ एक सिटीजनशिप होगा, दैट मीन्स इंडियन सिटीज़न, है ना। ये बोला है इस पॉइंट में। क्यों हमारे संविधान के अंदर क्यों डाला भाई इस सिंगल सिटीजनशिप को? यूनिफॉर्म राइट्स फॉर ऑल पीपल, इंडिया हैज़ विटनेसिंग ए कम्युनल, फिर भी एक सिटीजनशिप होते ही हमारे यहाँ कम्युनल राइट्स होता है, क्लास कन्फ्लिक्ट्स होता है, कास्ट वार्स होता है, लिंग्विस्टिक क्लैशेस होता है, इथनिक डिस्प्यूट्स होते हैं ना। कम्युनल राइट्स एक दूसरे को, है ना, क्लास कन्फ्लिक्ट्स ये आप अच्छे से समझ सकते हो, लिंग्विस्टिक क्लैशेस भी कि भाई आप इस ज़बान को बोलते हैं, हम इस ज़बान को, फिर भी यहाँ पे कुछ क्लैशेस हमें देखने को ज़रूर मिलते हैं। दैट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स फाउंडिंग फादर्स थे ना, इनका चेरिश गोल क्या था, मेन मकसद जो सिंगल सिटीजनशिप देने की, कि भाई टू बिल्ड ए यूनाइट एंड इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन, हमारे कंट्री को, है ना, पूरी देश को यूनाइट रखने के लिए, है ना। आप कहीं पे भी जाओ, आप क्या बोलेंगे, मैं भारत से हूँ, इंडिया से हूँ, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यूएस के सिटीज़न को पूछेंगे ना, कहीं ना कहीं वो बोल सकते हैं मैं टेक्सास से हूँ, है ना, क्यों, उसका एक टेक्सास का सिटीजनशिप है उसके पास। फिर आप उसको बोलेंगे टेक्सास, मतलब किस बोलने का क्या मतलब है, वो बोलेंगे फिर अमेरिका से हूँ, क्यों, इसका उसके बोलने का मतलब है उसके पास दो सिटीजनशिप है, टेक्सास का भी, यूएस का भी। बट हमारे यहाँ क्या है, एक सिंगल सिटीजनशिप है, दैट मीन्स इंडियन सिटीजनशिप। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का ये गोल था, इनका मेन चेरिश गोल यही था कि टू बिल्ड ए यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन हैज़ बीन फुली रियलाइज्ड, ताकि हमें सब लोगों को पता चले कि वी आर इंडियंस बोल के ना। ये हुआ आपके 13 पॉइंट्स। अब 14 पॉइंट में क्या लिखा है ना फ्रेंड्स, ये मैं क्या कर रहा हूँ ना, छोटे करके आपको बस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों, ये जो सारा टॉपिक है ना, अपने आप में अपना अलग अलग टॉपिक्स है। अगर आप जब आगे की वीडियोस में देखेंगे ना, जैसे कि सेक्युलर स्टेट हुआ, अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ये भी आएंगे। सिटीज़नशिप जब आप पढ़ेंगे ना, वहाँ पे तो पूरा पढ़ना है आपको, सिटीज़नशिप क्या है, सिंगल, ये सारे हमें ये जो टॉपिक्स है आगे अच्छे से डिस्कस करना है। जैसे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हुआ, वहाँ पे आपको मिलेंगे लोकल बॉडीज़ हो, तो आपको 73 और 74th अमेंडमेंट जब पढ़ेंगे ना, वहाँ पे डीपली पढ़ना है। इसलिए हम इसको ऊपर से थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आपको, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हो भाई इंडिपेंडेंट बॉडीज़। कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, जैसे कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, है ना। अब इसके बिना बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडी भी है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, किस चीज़ के लिए इलेक्शन करता है, पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे राष्ट्रपति जी के लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, ये सारे चीज़ें करते कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, ये क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं अकाउंट्स को, है ना, कि स्टेट और जो गवर्नमेंट से फंड जा रही है ना, उसको ऑडिट करते हैं ना। दैट्स वाई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कहते हैं गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कमेंट्स ऑन लीगलिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऑडिट करते हैं कि भाई ये इतना खर्चा कहाँ गया, ये वो सारे, है ना। ये भी अपने आप में एक टॉपिक है, आगे जाके हमें डिस्कस करना है। फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप IAS बनने जाएंगे, है ना, IPS बनने जाएंगे, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस बनने जाएंगे, ये सारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। एंड हाई सेंट्रल सर्विस एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं ना। ये सारे आगे जाके अलग अलग टॉपिक है, वहाँ जाके हम डीपली डिस्कस करेंगे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि आप पंजाब से हो, पंजाब सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान से हो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। और ये बॉडी सब जाके किसको एडवाइस करते हैं, गवर्नर को, ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स में। दैट्स वाई ये सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हमारे एक साइलेंट फीचर में आता है ना फ्रेंड्स। अब लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इंडिपेंडेंट ऑफ दिस बॉडीज़ थ्रू वेरियस प्रोविजन। इंडिपेंडेंस ऑफ दिस इन बॉडीज़ को, है ना, जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हुआ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सारे बॉडीज़ को इंडिपेंडेंट इंश्योर करता है। किन चीज़ों में, लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स सर्विस कंडीशन, एक्सपेंसेस बीइंग चार्जेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इन चीज़ों में कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इंडिपेंडेंटली हमें प्रोविजन देते हैं ये सारे बॉडीज़ को। ये हुआ आपके इंडिपेंडेंट बॉडी। अब उसके बाद है फ्रेंड्स इमरजेंसी प्रोविज़न। अब इसके 3 पॉइंट्स बचते हैं, ये इसके बाद ये ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है इसका, क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
वो मैं नहीं, मतलब टू द पॉइंट्स आपको थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, बाकी आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना ज़रूरी भी नहीं है। इमरजेंसी प्रोविज़न, कि भाई कोई इमरजेंसी हो जब होता है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इलॉबरेट इमरजेंसी प्रोविजन टू इनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। जब इमरजेंसी होता है ना किसी भी टाइप के, जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हुआ, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होता है ना, जैसे कि कोई स्टेट में, किसी भी स्टेट में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होता है ना, तब वहाँ जाके प्रेसिडेंट रूल लगती है ना। ये चीज़ें किसके पास दिया है? प्रेसिडेंट को। किस लिए दिया है? टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। अगर कोई बाहर के एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर जाता है ना। तो बहुत सारे इमरजेंसी के टाइप होता है। द रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज़ टू सेफगार्ड द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अपने सॉवरेन को बचाने के लिए, यूनाइट रखने के लिए, कंट्री को इंटीग्रेट, पूरे देश को इंटीग्रेट के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के सिक्योरिटी के लिए अलग अलग प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं जो किसके पास जाते हैं? इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट के पास, है ना, राष्ट्रपति जी को पावर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी, अगर कोई नेशनल इमरजेंसी किस टाइम पे? ऑन ग्राउंड ऑफ वार, जब किसी के साथ युद्ध छेड़ते हैं ना, तब जाके प्रेसिडेंट के पास पावर जाता है। और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्मी रेबिलियन, या कोई आर्मी रेबिलियन अपने अंदर कोई बाहर से कोई हमला करते हैं ना, तो इस टाइम पर प्रोविजन किसके पास है पावर? प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल नंबर 352 वो भी हमें आगे पढ़ना है अच्छे से। जब कोई नेशनल इमरजेंसी होता है ना फ्रेंड्स, कोई बाहर की कंट्री या वार क्या होता है, किसी के साथ एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई बाहर की कंट्री हमें हमला करेंगे ना, ये सब होता है किसके ऊपर? किसके अंदर? आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, बोलते हैं ना कि इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया ना, गवर्नर जाके उस स्टेट को चलाते हैं। गवर्नर किसके अंडर होता है? प्रेसिडेंट के ऊपर अंदर, है ना। वो जब कब होता है? जब होता है तब कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाता है या कोई सरकार गिर जाती है ना, तो किसके पास चले जाएंगे? वो प्रेसिडेंट के पास, है ना। किसी भी स्टेट में अगर सरकार गिर गई ना, तो गवर्नर रूल लगती है। टाइम पे इलेक्शन नहीं हुआ ना, फिर वो गवर्नर के पास चले जाते हैं। गवर्नर किसके अंडर होता है? प्रेसिडेंट के अंदर। दैट मीन्स प्रेसिडेंट रूल उसका हम बोलते हैं। वो है आर्टिकल 356 सॉरी। और इसके अंदर और एक लिखा है भाई फ्रेंड्स, और फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ सेंटर, है ना। अब किसके पास चले जाएंगे? सेंटर के पास। सेंटर मीन्स प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 365, जब कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है ना देश में, मतलब व्यापारी या पैसा ख़त्म जब हो जाता है ना, तो फाइनेंशियल और क्रेडिट ऑफ द इंडिया, इसको बचाने के लिए इमरजेंसी होता है, वो आर्टिकल नंबर 360। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल, है ना। इससे जब इमरजेंसी होता है ना, इमरजेंसी के टाइम सारा पावर किसके पास चले जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दैट मीन्स हमने पहले एक फीचर्स पढ़ा था, फेडरल एंड यूनिटरी बायस, है ना। इसका मतलब पहला हमारा कंट्री तो फेडरल है ही, बट इमरजेंसी के टाइम हमारा फेडरल ख़त्म हो जाता है और क्या हो जाता है? यूनिटरी, है ना। एक सिंगल देश बन जाते हैं। यहाँ लिखा है इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन, है ना। जब पहला तो फेडरल है ना, जब इमरजेंसी के टाइम क्या होगा? यूनिटरी बन जाएंगे। सारा पावर किसके पास चले जाएंगे? सेंट्रल के पास। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम फॉर ए फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी यूनिक फीचर्स। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, कि इमरजेंसी के टाइम सारा पावर सेंटर के पास जाना, ये अपने आप में एक यूनिक फीचर है किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? हमारे भारतीय संविधान के अंदर। ये हुआ आपका इमरजेंसी प्रोविज़न। इसके बाद हुआ भाई 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर गवर्नमेंट मीन्स पहले हमने 2 टायर पढ़ा था, टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर सेकंड पे स्टेट गवर्नमेंट। अब हमारे गांधीयन फिलॉसफी को, है ना, गांधीयन फिलॉसफी को अडोप्ट करते हुए नीचे के तबकों को भी हम क्या देते हैं? अपना अपना पावर इंजॉय करने की अधिकार। इसमें क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था ना, तो खाली डुअल पॉलिटी थे। दैट मीन्स सेंटर इन द स्टेट, सेंटर केंद्र लेवल पर और राज्य के लेवल पे ना। बट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 1992 में। उसमें हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया 3 टायर गवर्नमेंट। अब इस 3 टायर गवर्नमेंट में खाली ये नहीं रहेगा कि खाली सेंटर और स्टेट, बट क्या क्या कर दिया आप देखिए, विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर। ये जो 3 टायर गवर्नमेंट है ना फ्रेंड्स, ये किसी भी दुनिया के और किसी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री इंडिया, है ना। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में क्या होता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू पंचायत, जो लोकल लेवल के होते हैं ना, ग्रास रूट लेवल से,
विलेज के लेवल से उनको अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन करते हैं बाय एडिंग है। अब जो 73rd अमेंडमेंट है ना पंचायत लेवल पे, उसको किस पार्ट में डाल दिया, पार्ट नंबर 9 में है ना फ्रेंड्स, और शेड्यूल नंबर 11। आप ये याद रखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस में है, पार्ट 9 एंड 11 शेड्यूल। अब जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन है ना फ्रेंड्स, ये भी एक ऐड कर दिया, कब, किसके एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में। और ये किसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ को, जैसे होता है ना मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ है ना। और एक किस पार्ट के अंदर डाल दिया, पार्ट नंबर 9A एंड न्यू शेड्यूल ऑफ 12 शेड्यूल में है ना, दैट मीन्स 73rd डाल दिया 11 शेड्यूल में, 74 डाल दिया 12 शेड्यूल में, पार्ट 9 एंड पार्ट 9B, ये आप याद रखिए। ये हुआ आपका 3 टायर गवर्नमेंट। उसके बाद है फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या है ना फ्रेंड्स, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में है ना। अब ये याद रखिए 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 ने क्या कर दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोऑपरेट होना चाहिए ना, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मजबूत रहेंगे ना। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 कि भाई हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। क्यों, हमारा कंट्री इतना वास्ट है और इतना डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी के होने के नाते कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो कोऑपरेट रखना है ना। इसमें कुछ प्रोविजंस को डाल दिया, जैसे कि इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप बना सकते हो, ये एक फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल आर्टिकल नंबर 19, वो भी हमें आगे पढ़ना है। इट इंक्लूड ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की भाई अपना आप प्रोमोट कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके ना। उसने और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऐड किया, ये है आर्टिकल नंबर 43B। इसने क्या किया भाई फ्रेंड्स, देखिए न्यू पार्ट और एक न्यू पार्ट को बना दिया, पार्ट नंबर 9B। पार्ट नंबर 9A क्या था, 74th कॉन्स्टिट्यूशन, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अब इसमें क्या हुआ, पार्ट नंबर और एक पार्ट को ऐड किया, पार्ट नंबर B है ना, विच इज़ इंटाइटल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें क्या लिखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 243ZH टू 243ZT, ये आपको याद रखना है ना। अब हम आर्टिकल जब पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, लास्ट पे जाके जब किताब को हम कंप्लीट करेंगे ना, फिर जाके हम एक बार रिवीजन करेंगे सारे आर्टिकल्स को है ना, वहाँ पे हम अच्छे से फिर से डिस्कस करेंगे। ये हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आर्टिकल नंबर 9B कंटेन्स वेरियस प्रोविजन। आर्टिकल नंबर 9B जो है ना फ्रेंड्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1997 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में ऐड जो हुआ, इसमें क्या बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें हमें इंश्योर करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की इन द कंट्री, हमारे इंडिया के अंदर फंक्शन इन डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल ऑटोनोमस एंड इकोनॉमिकली साउंड मैनर है ना। हर किसी को डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल ऑटोनोमस, इससे क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने से हमारा डेमोक्रेसी ग्रास रूट तक जाएंगे ना, हर किसी को बोलने के अधिकार, कोऑपरेट रहेंगे। ये चीज़ें आपको मिलेंगे आर्टिकल नंबर 9B के अंदर। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू मेक अप्रोप्रिएट लॉ के लिए ना। पार्लियामेंट को अधिकार देते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की है ना। अलग अलग स्टेट है भाई, अलग अलग स्टेट के अंदर तो कोऑपरेट होना चाहिए ना, तब जाके हमारा डेमोक्रेसी इतना मजबूत रहते हैं ना। एंड स्टेट लेजिस्लेचर को भी अप्रोप्रिएट लॉ को पास करने के लिए, कोई भी लॉ होगा जिससे कोऑपरेट रहने वाली लॉ को पास करना है ना, ये नहीं कि किसी हम सोसाइटीज़ को अलग करेंगे। दैट्स वाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर देती है पार्ट नंबर B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। इस टॉपिक को हम इसलिए मतलब थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि अपने आप में ये सारा टॉपिक है ना, अपने आप में अलग अलग सा टॉपिक आपको आगे किताब में देखने को मिल सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो इसके बाद हुआ क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्रिटिसाइज। अब बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लाया हुआ है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं एक बात कि भाई बहुत सारे क्रिटिक्स बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना बाहर की दुनिया से लाए, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के डाल दिया है सीधा, इसमें कोई और चेंज नहीं हुए हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है।
क्रिटिसिज्म अपने अपने लेवल पे होता है ना। सेकंड है कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ था ना, उससे सीधा मिलता जुलता है। तो बी आर अम्बेडकर जी संविधान में खड़े होकर अपना व्यूज़ देते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो हमें करना चाहिए तो वो क्या, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल्स को हमने बेशक डाल दिया है, तो आपकी किताब में है। क्रिटिसिज्म उतना आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी नहीं है ना। कोई बोलता है कि अन इंडियन एंड एंटी इंडियन है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है। गांधीयन फिलोसफी क्या थे कि ग्रास रूट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन देना, कि भाई ग्रास रूट लेवल पर नहीं जा रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है ना, पंचायत लेवल फिर बाद में ऐड होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ अमेंड होता है ना। कुछ लोग बोलता है कि एलिफेंटाइन साइज़, कि ये इतना बड़ा है कि कोई पढ़ भी नहीं सकता है ना। एलिफेंटाइन साइज़ मीन्स ये एलिफेंट की तरह इतना बड़ा है ना, बल्कि है। कुछ लोग बोलते हैं, एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट था एवर जेनिंग्स, वो कहता है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, कि भाई ये कोर्ट की तरफ ज़्यादा टिल्ट है, कि लोग कोर्ट में मतलब, यहाँ फ्रेंड आपने लिखा है ना किताब में, आप पढ़ सकते हैं। दे ओपन द लीगल लैंग्वेज एंड फ्रेसोलॉजी एडॉप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मोर कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है ना, द ड्राफ्ट टेंड्स टू मेक पीपल मोर लिटिगस, मोर इंक्लाइन टू गो टू लॉ कोर्ट्स, लेस ट्रूथ। अब लेस ट्रूथ होने की बजाय लोग कोर्ट में भागते रहेंगे, फिर कोर्ट कुछ करेंगे नहीं, ये टाइप बोलता है एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। तो क्रिटिसिज्म तो आपको ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप जाके अपनी किताब में पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, फंडामेंटल राइट्स के नहीं, इसके बाद टॉपिक है फ्रेंड्स प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। वहाँ पे जाके हमने जो अभी पढ़ा था ना सेक्युलर स्टेट, वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करना है। मैंने इस वीडियो को बस थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा डिस्कस किया था आपके साथ। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।